हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूरोपीडिया इंडिया करियर पॉइंट। सो आज मैं आपके पास इस पर्टिकुलर वीडियो में यहाँ पर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे कवर करूँगा, जो कि आपके पास HPSC ITI प्रिंसिपल के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, जैसे आपको पता है कि आपका जो अपकमिंग एग्जाम है मेंस का, उसमें आपको रिटर्न प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसके रिलेटेड आपके पास जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं जो कि हम आपको शेयर कर चुके हैं ऑलरेडी और आपके पास कर भी रहे हैं रेगुलरली, ठीक है, उसको आप आपके पास लगातार सॉल्व करिए। और साथ में आपका जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, किस वे में आपको लिखना है, कैसे आपको प्रेजेंटेशन वहाँ पे करनी है, उसका मैं प्रॉपर यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है ना, तो इस पर्टिकुलर वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना। और इसके इसमें आपके पास यहाँ पे कोई भी अगर आपको इश्यूज़ होते हैं, ठीक, कोई भी अगर आपकी क्वेरी है, कोई भी अगर डाउट है, तो प्लीज़ उन्हें आपके पास हमें ग्रुप में शेयर कंटिन्यूसली करते रहना। ओके, तो आपके पास यहाँ पे स्पेसिफिकली आज हम जो बात करेंगे वो सिर्फ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से रिलेटेड आपके पास यहाँ पे बात करेंगे। ओके, तो आपके पास ध्यान रखना, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक बहुत ईजी सब्जेक्ट है और आपके पास बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट आपके पास यहाँ पर है। इस केस में अगर आपके पास हम यहाँ पे देखें तो आपके पास जो वेटेज रहने वाली है वो अराउंड आपके पास आपको पता ही है 15 to 20% आपको रहेगी। ठीक है ना, और इस केस में आप आराम से ईजिली नंबर स्कोर कर सकते हो। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपका जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना कि मेंस का एग्जाम आपके पास यहाँ पर है। ओके, मेंस का एग्जाम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क स्कोरिंग एग्जाम आपके पास यहाँ पे रहेगा, जो कि मेन रैंक को और आपके मेन फाइनल सिलेक्शन को आपके पास यहाँ पे प्रोवाइड करवाएगा। ओके, तो आप स्टार्ट करते हैं। आपके पास जैसे सबसे पहले स्टार्टिंग करें अगर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपके पास यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक हमने देखे थे। आप यहाँ पे जो स्टडी करते हो वो बेसिकली आप स्टडी करते हो आपके पास फोर्सेस के बारे में, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स, उससे रिलेटेड कुछ थ्योरीज के बारे में। ओके, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। और हाँ, आपके पास लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता दूं। इस केस में आपके पास आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आप प्रैक्टिस करोगे मेंस एग्जाम में, उतना उसमें जितना हो सके उतना आप राइटिंग प्रैक्टिस करो। ठीक है, जितना आप हो सके उतना लिखो, क्योंकि लिखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फाइनल्स पेपर में क्या होता है कि जब आप यहाँ पे मेंस का एग्जाम लिख रहे हो तो वहाँ पे आपको अगर इनफ प्रैक्टिस नहीं है तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन आता हुआ भी आप वहाँ पे प्रॉपर वे में एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। ठीक है, और उस केस में आपके जो नंबर है वो लैग कर देंगे वहाँ पे। ठीक है, तो इस केस में आपको इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है कि आप फंडामेंटली जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन मेंस में अगर आप जा रहे हो तो मेंस की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब स्टार्टिंग करते हैं। आपके पास यहाँ पे सबसे पहले देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिफाइन द टर्म फोर्स एंड स्टेट क्लियरली द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। तो देखो आपके पास ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, फोर्स के रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो आपके पास यहाँ पे जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन की अगर हम बात करें, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है कि आपके पास मेंस के एग्जाम में आपसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट या की पॉइंट्स को मेंशन वहाँ पे करो। ठीक है ना, जरूरी नहीं है जैसे मान लो अगर आपके पास कोई 5 मार्क्स है पेपर का क्वेश्चन है या 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं है कि आप 1 से 2 पेजेस लगातार भरते जा रहे हो, ऐसा नहीं होता। आपको जो भी आपके पास जो आंसर आप कर रहे हो उसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो अभी आपसे पूछा हुआ है उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आपको पता है, कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको आप क्लियरली मेंशन वहाँ पे करो। ओके, जैसे इस केस में आपके पास हम यहाँ पे बात करें, स्टार्टिंग में आपसे क्या पूछा हुआ है कि आपके पास फोर्स की डेफिनेशन यहाँ पे क्या होगी। तो देखो मैं यहाँ पे आपके पास कुछ आंसर्स भी साथ में प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो जहाँ जहाँ पे आपको रिक्वायर्ड होगी वहाँ पे आपको मैं न्यूमेरिकल्स बताऊंगा कैसे सॉल्व करने हैं। थ्योरी के केस में आपके पास यहाँ पे जो थियोरेटिकल जो थ्योरी है वो ऑलरेडी मैं आपके पास यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इस केस में आप ये देखो कि आपके पास जब हम सिंपल सी डेफिनेशन पूछ रहे हैं फोर्स की, तो फोर्स की डेफिनेशन में क्लियरली मेंशन करो कि क्या आपके पास है। जैसे कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि फोर्स कैसे हम डिफाइन करते हैं, एक आपके पास एक एजेंट है या एक एक्शन है एक बॉडी का ओवर द अनदर बॉडी विच प्रोड्यूसेस, ठीक है, या फिर आपके पास डिस्ट्रॉय या फिर टेंड्स टू प्रोड्यूस और टेंड्स टू डिस्ट्रॉय द मोशन। तो आप यहाँ पे कहाँ पे स्टडी करते हो, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से आप स्टडी करते हो फोर्स की, और जो भी आप फॉर्मूला ड्राइव करते हो वो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम यहाँ पे देखते हैं। ओके, तो इस केस में अगर हम बात करें जैसे सिंपल से न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, तो वो कैसे आपके पास यहाँ पे डिफाइन होगा। तो इस केस में आपके पास यहाँ पे वो क्या बोलता है कि जो फोर्स एक्सर्टेड मेरे पास होगा वो एक्चुअली मेरे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल है। तो उस केस में आप मेंशन कर सकते हो थोड़ा सा कि कैसे आप न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ को आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हो, साथ में क्या फाइनल फार्मूला बनेगा, क्या मेरे पास यहाँ पे यूनिट रहने वाली है, एसआई यूनिट। ठीक है ना, इन सब को आप मेंशन कर सकते हो कि इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है इस फोर्स से रिलेटेड आपके पास यहाँ पर ये। अब नेक्स्ट आपसे पूछा था स्टेट क्लियरली द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। अब इस केस में देखो आपके पास यहाँ पे जो इफेक्ट है, इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। अब इस केस में अगर हम बात करें इफेक्ट में आपको क्या क्या देखने को मिलता है कि जो फोर्सेस है वो किसी भी बॉडी के मोशन को चेंज कर सकती है। ठीक है ना, वो किसी भी आपके पास बॉडी के मोशन को चेंज कर सकती है, उसकी स्टेट को चेंज कर सकती है। ठीक है ना, वो किसी भी मोशन को रिटार्ड कर सकती है या प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है ना, और इसी के साथ साथ आपके पास जो फोर्सेस है वो इंटरनल स्ट्रेसेस को भी प्रोड्यूस कर सकती है बॉडी के अंदर।
ठीक है। तो ये सब के सब इफेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं जब भी हम किसी फोर्स को एक्ट करते हैं किसी बॉडी के ऊपर। तो आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से अगर देखोगे तो क्लियरली मेंशन कर रखा है कि आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ज़्यादा थ्योरी भी नहीं है, आपके पास सिर्फ की पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पे मेंशन है। ओके, तो थोड़ा सा इस ढंग से आपको भी प्रॉपर्ली मेंशन यहाँ पे करना है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा था कि आपके पास वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे पास फोर्सेस की, ठीक है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि आपके पास यहाँ पे किन किन पैरामीटर से आप फोर्सेस को क्लियरली डिफाइन कर सकते हो। तो जैसे कि हम जानते हैं फोर्स एक आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी मींस दैट इट हैज ए मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन। ओके, सो इस केस में अगर हम बात करें तो जब भी आपके पास हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फोर्सेस को जब भी आप डिफाइन करते हो तो इसका ध्यान रखना, आपके पास यहाँ पे सबसे पहले तो एक मैग्नीट्यूड यहाँ पे डिफाइंड होगा कि किस पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड का फोर्स आप एक्ट कर रहे हो किसी बॉडी के ऊपर, उसको आपको स्पेसिफाई करना है प्रॉपर वे में। सेकंड आपके पास यहाँ पे कि किस डायरेक्शन पे आपके पास यहाँ पे एक्ट कर रहा है। जैसे मान लो लेट अस सपोज हमारे पास एक सिंपल सी बॉडी है, ठीक है, जो कि एक सिंपल सी फ्लैट सरफेस के ऊपर रखी हुई है। अब इस केस में अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो लेट अस से इस पॉइंट पर्टिकुलर नंबर पॉइंट P पे, तो हमें सबसे पहले डिफाइन करना होगा कि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है और आपके पास ये जो फोर्स है किस डायरेक्शन पे लग रही है। जैसे कि आप यहाँ पे अभी देखोगे आपके पास जो मैंने फोर्स को शो कर रखा है वो इंटायरली हॉरिजॉन्टल नहीं है, ठीक है ना, वो आपके पास हल्का सा इंक्लाइंड है। तो इस केस में हमें ये रिक्वायर्ड है कि आपके पास डायरेक्शन स्पेसिफाई करना कि कितने डिग्री पे ये आपके पास यहाँ पे इंक्लाइंड है, ठीक है, और किस मैग्नीट्यूड की आपके पास ये यहाँ पे लगने वाली है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे फोर्सेस का नेचर कैसा है, क्या ये पुशिंग नेचर है या पुलिंग नेचर है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये किस पॉइंट पर एक्ट कर रही है, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास है। अगर हम बात करें, तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है फोर्स रिलेटेड, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अगर आप इन तीन चीजों को डिफाइन करते हो तो आप फोर्स को क्लियरली डिफाइन कर रहे हो, एंड दीज थ्री आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फोर्सेस। ओके, तो आपको सिर्फ इतना सा इस केस में मेंशन यहाँ पे करना है क्लियरली, बिल्कुल आपके पास यहाँ पे। ओके, ध्यान रखना। थोड़ा सा आप चाहो आपके पास यहाँ पे मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन को आप फोर्सेस डायग्राम से भी दिखा सकते हो, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली में फ़ायदा क्या होता है जब भी आप कोई मेंस का एग्जाम लिख रहे हो और कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में अगर आप थ्योरी कम लिखना चाहते हो, आप सिर्फ की पॉइंट्स अगर मेंशन कर रहे हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखो थोड़ा सा कि आप वहाँ पे फिगर्स को भी मेंशन करो, क्योंकि फिगर मेंशन करने से होता क्या है, एक तो आपके पास आंसर की जो प्रेजेंटेशन है वो थोड़ी सी इंप्रूव होती है। सेकंड आपके पास प्रेजेंटेशन के साथ साथ आपको जो लिखने का जो टाइम कंज्यूम हो रहा है वो भी आपका कम टाइम कंज्यूम होगा, ठीक है, और आप कम टाइम में क्लियरली आंसर को अपने यहाँ पे लिख सकते हो और अपने प्रॉपर वे में अपनी इन्फॉर्मेशन को, अपनी नॉलेज को कन्वे कर सकते हो टू द एग्जामिनर। इसका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। अब इस केस में देखो यार, हमारे पास जब किसी बॉडी के ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट करती है, ओके, तो जब भी कोई नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही है उस केस में आप पर नेट फोर्सेस को निकालने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ लॉज आपके पास यहाँ पर है, ठीक है। जैसे आपके पास पैरेललोग्राम लॉ है, ट्रायंगुलर लॉ आपके पास है, पॉलीगन लॉ है, नंबर ऑफ लॉज आपके पास यहाँ पर होते हैं। इसी तरह से अब आपके पास हमें यहाँ पे डिफाइन करना है पूरा का पूरा प्रॉपर वे में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस क्या चीज़ है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, देखो सबसे पहले वही काम है हमारा, आपके पास डेफिनेशन डिफाइन करो प्रॉपर वे में, ठीक है ना, कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही है एक पर्टिकुलर एंगल पे, ठीक है, तो इस केस में आप यहाँ पे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट का डायरेक्शन आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो जस्ट बाय क्रिएटिंग अ पैरेललोग्राम बाय दीज टू फोर्सेस। ओके, तो जैसे कि अगर आप इस डायग्राम में देखोगे आपके पास सेम टू फोर्सेस को हमने शो करा है, F1 एंड F2 विच आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा हियर। ओके, अब इस केस में अब आपको मैंने क्या बताया था कि हमारे पास यहाँ पे जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस है वो एक्चुअली में हम यूज कर रहे हैं किसके लिए, आपके पास रिजल्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए। तो इस केस में आप ये देखो, अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस हमने क्या करा, आपके पास बी पॉइंट और आपके पास जो ए पॉइंट है यहाँ से हमने F1 और F2 के पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर दी, दिस वन एंड दिस वन। ओके, तो जो कि इंटरसेक्ट कर रही है सी पॉइंट पर और आपके पास एक पैरेललोग्राम क्रिएट हो रहा है। ओके, मतलब क्या हुआ कहने का, ये आपके पास फोर्सेस गिवन थी F1 एंड F2, ओके, जो कि आपके पास यहाँ पे इंक्लाइन कर रही है एंगल थीटा पे। अब इस केस में आप क्या कर रहे हो, अब आपके पास F2 के एंड पॉइंट से हम F1 के पैरेलल एक फोर्स ड्रॉ कर रहे हैं, इक्विवेलेंट पैरेलल, ठीक है, और सेम केस में आप यहाँ पे F1 के एंड से F2 के पैरेलल
और आपके पास उसके इक्वल यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक फोर्स को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे एक पैरेललोग्राम क्रिएट हो गया, ए बी सी एंड डी। तो इस केस में अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम लॉ फोर्सेस, हमारे पास जब हम ए पॉइंट को इस सी पॉइंट से जब ज्वाइन करेंगे तो जो आपके पास जो वेक्टर है ए सी, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये आपके पास रिजल्टेंट फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, अब मैंने आपको जैसे बताया कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट मीन्स इसका आपके पास यहाँ पे एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड होगा और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास जो AC की लेंथ है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वो इसका मैग्नीट्यूड को डिफाइन कर रही है। और आपके पास यहाँ पर ये जो एंगल हम जो क्रिएट कर रहे हैं अल्फा, ये क्या क्रिएट कर रहा है, ये आपके पास यहाँ पे सिंपल से डायरेक्शन को डिफाइन कर रहा है। ओके, ध्यान रखना है इस चीज़ का। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो सिंपल सी डेफिनेशन थी आपके पास यहाँ पे। अब हमें प्रूफ करना है साथ में कि आपके पास इससे रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं। मतलब कि आपको यहाँ पे प्रॉपरली इसकी फॉर्मूला आपको ड्राइव करना पड़ेगा, इसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का और एज वेल एज आपके पास यहाँ पे रिजल्टेंट के डायरेक्शन का। तो इसके लिए तो बहुत सिंपल सा अप्रोच है। ठीक है, आप सिंपल सा यहाँ पे क्या करते हो, आप इसे सिंप्लीफाई करते हो। तो अगर मैं आपके पास यहाँ पे सिंपल सा अगर आपको डायग्राम दिखाऊं, लेट अस से ये आपके पास दो फोर्सेस थी, ओ ए, जस्ट वेट अ मिनट, आपके पास फोर्सेस के नाम यहाँ पे है ओ ए बी सी। ओके, तो आपके पास यहाँ पे ओ ए ओ बी, ठीक है, आपने इस यहाँ पे एक क्रिएट करा पैरेललोग्राम, और इस केस में जो रेड कलर की लाइन हमारे पास है ये डिफाइन कर रही है क्या, आपके पास सिंपल सा रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास। तो ये हमारे पास आ गया सी पॉइंट। अब इस केस में आप सॉल्व कैसे करते हो, आप इस केस में क्या करते हो, सी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, और आपके पास हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि आपके पास डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस केस में अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो आपके पास अगर आप इस पर्टिकुलर ट्रायंगल को एनालाइज करो फ्रॉम ट्रायंगल ओ सी डी ट्रायंगल को, तो इस केस में आपको देखने को मिलेगा कि जो OC स्क्वायर है, जो रिजल्टेंट का जो स्क्वायर मेरे पास है, वो किसके इक्वल है, वो आपके पास हॉरिजॉन्टल प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल आपके पास यहाँ पे रहेगा। ओके, और आपको यहाँ पे पता है क्लियरली कि जो OA है मेरे पास वो है F1, OB आपके पास F2 है यहाँ पे। ओके, और आप यहाँ पे अज्यूम कर रहे हो कि ये जो फोर्सेस एक्ट कर रही है ये अल्फा डिग्री पे लग रही है, ये आप अज्यूम कर रहे हो, ठीक है। और इस केस में अगर हम बात करें F1 और F2 के बीच का जो एंगल दे रखा है वो थीटा दे रखा है। तो आप देख सकते हो ये जो एंगल है यही सेम एंगल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और आपके पास ये जो AC लाइन है ये बिल्कुल OB के पैरेलल है, इक्वल एंड पैरेलल। तो इस केस में हमारे पास जो AC जो होगा वो F2 होगा, और F2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, आपके पास AD होगा। तो इस केस में आप ध्यान रख सकते हो कि हमारे पास F1 प्लस F2 cos ऑफ थीटा का होल ऑफ स्क्वायर जो है वो OD के स्क्वायर को रिप्रेजेंट यहाँ पे करेगा सेम वे में। ओके, और आपके पास यहाँ पे जो CD है वो क्या चीज़ है, वो आपके पास AC के परपेंडिकुलर है, जिसको आप लिख सकते हो F2 साइन ऑफ थीटा। ओके, तो सेम वे में अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा कि जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड आप कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ध्यान रखना, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, जब भी आप मेंस लिख रहे हो आपको बार बार इस सब की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे रिक्वायर्ड है कि आपकी जब आप रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, ठीक है, अपना आंसर करवे जब कर रहे हो तो आपकी रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर हो, ठीक है ना, और आपके पास की पॉइंट वहां पे मेंशन हो और आपकी स्पीड भी मेंटेन रहे। क्योंकि अगर आपकी इनफ प्रैक्टिस वहाँ पे नहीं होगी तो उस केस में आपका जो आंसर की जो स्केल है, आंसर प्रेजेंटेशन है, वो आपके प्रॉपर नहीं रहेगा आपके पास यहाँ पे, और आप उस जगह पे लैग कर सकते हो, ठीक है ना। तो नंबर अगर आपको खींचने हैं मार्क्स में मेंस के एग्जाम में, तो इस केस में रिक्वायर्ड है कि आप कंटिन्यूसली आप यहाँ पे क्या करो, आपके मेंस के एग्जाम की जो रिटर्न प्रैक्टिस आप कंटिन्यूसली करते रहना। ओके, सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चंस का क्वेश्चन बुकलेट आपको शेयर ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है ना, और आपका जो एग्जाम है बहुत ही क्लोज है, 6 अक्टूबर का आपका एग्जाम होने वाला है, तो थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। जितना जल्दी हो सकता है आप यहाँ पे कंटिन्यू करो अपनी मेंस की प्रिपरेशन को। तो सेम वे में अगर आप देखोगे आपके पास यहाँ पर हमने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया, ओके, और सेम वे में आपके पास यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें इसका रिजल्टेंट, तो इस केस में आपके पास जो अल्फा डिग्री है, अल्फा को कैसे डिफाइन कर सकते हो, आप सिंपली डिफाइन कर सकते हो tan ऑफ अल्फा जो होगा वो आपके पास CD डिवाइडेड बाय OD के इक्वल होगा, ठीक है। और CD क्या आपके पास यहाँ पर CD है F2 साइन ऑफ थीटा। सेम केस में
OD क्या चीज़ है, F1 प्लस F2 cos ऑफ थीटा। ठीक है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अच्छा, इस केस में ना आपके पास थोड़ा सा हल्का सा एक स्टेप ऊपर भी हम जा सकते हैं। जिस तरह से अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे, आपके पास ये जो अल्फा एंगल दे रखा है ये विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस है या विद रिस्पेक्ट टू F1 आपके पास यहाँ पे डिफाइन है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर आपसे एग्जामिनर ये बोल दे कि आप इस केस में रिजल्टेंट का एंगल निकालो विद रिस्पेक्ट टू F2, रिजल्टेंट का एंगल विद रिस्पेक्ट टू F2 बीटा कैलकुलेट करो, तो बीटा को भी आप कैलकुलेट कर सकते हो सेम वे में। ठीक है ना। अब मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ। बीटा का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा tan ऑफ इनवर्स F1 साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय F2 प्लस F1 cos ऑफ थीटा। ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना, ये फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा इस केस में जब आप बीटा की वैल्यू निकालोगे, मतलब कि रिजल्टेंट के एंगल को विद रिस्पेक्ट टू F2 आप कैलकुलेट जब करोगे तब। ओके, सो नाउ लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या आपके पास यहाँ पे स्टेट द ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस एंड द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, सेम केस है। ठीक है ना। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस आपने देखा, अब यहाँ पे ट्रायंगल और पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस की हमें बात करनी है, सॉरी पॉलीगन लॉ की बात करनी है आपके पास यहाँ पे। तो इस केस में देखना हमारे पास सबसे पहले अगर हम बात करें ट्रायंगल लॉ की, ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है, सेम यहाँ पर अगेन दो फोर्सेस की हम बात कर रहे हैं। अगर आपके पास F1 और F2 जो है वो टू फोर्सेस एक्ट कर रही है एट एन एंगल ऑफ थीटा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस अगर आप यहाँ पे थर्ड फोर्स को कैलकुलेट करना चाहते हो तो कैसे कैलकुलेट करोगे, आपके पास यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल क्रिएट करना होगा। कैसे करेंगे, जैसे देखो आप इसको इस ढंग से समझो। लेट अस से कि आपके पास ये ऑब्जेक्ट था एक O पॉइंट, ठीक है ना। O पॉइंट आपके पास यहाँ पे गिवन है, O पॉइंट के ऊपर आपने फोर्स F1 एक्सर्ट यहाँ पे करी, तो हमारे पास यहाँ पे F1 को मैं शो कर रहा हूँ और आपके पास जो OA है वो F1 फोर्स के वेक्टर को रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहा है। तो इस केस में अगर हम यहाँ पे देखें, अब आपके पास जो F2 फोर्स है वो एक पर्टिकुलर एंगल थीटा पे एक्ट कर रहा है। ठीक है ना। तो इस केस में आपको करना क्या है, अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस जो A का एंड है यहां से हम F2 फोर्स को शो करेंगे और F2 जो आपके पास है वो किसने एंगल पे एक्ट कर रहा है, थीटा डिग्री पे एक्ट कर रहा है आपके पास यहाँ पे। ओके, तो इस केस में हमारे पास यहाँ पर, अब इस केस में देखना आपके पास यहाँ पे हम बात करते हैं ट्रायंगल लॉ की। ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग अगर आपके पास एक पॉइंट पे दो फोर्सेस लग रही है तो F1 F2 का हम इस ढंग से शो कर सकते हैं। ओके, अब इस केस में अगर आपके पास ये जो थर्ड एक्सिस, जो थर्ड है हमारे पास यहाँ पर है, लेट अस से ये B पॉइंट है। अब अगर मैं आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट को इस B पॉइंट से अगर ज्वाइन कर देता हूं तो ये OB लाइन जो है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट यहाँ पे करेगा। इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पर जो OB वेक्टर है, बेसिकली OB वेक्टर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिजल्टेंट फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है इन मैग्नीट्यूड। और सेम वे अगर आप यहाँ पे इसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करना चाहोगे तो आप डायरेक्शन भी कैलकुलेट यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, इसका ध्यान रखना, डायरेक्शन भी आपके पास यहाँ पे आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, जस्ट भाई आपको एंगल मेजर यहाँ पे करने हैं। ओके, तो ये था हमारे पास सिंपल सा एक ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। अब सेम केस में अगर हम यहाँ पे बात करें, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, तो अब यहाँ पे इस केस में देखो, अब अगर हम बात करें आपके पास यहाँ पे, चलो ये तो चलो साइन लॉ आपने मेंशन यहाँ पे कर दिया, जस्ट वेट अ मिनट। ओके, चलो ठीक है, आपके पास यहाँ पे पॉलीगन लॉ हमने यहाँ पे दिखा नहीं है। पॉलीगन लॉ आपको मैं ऐसे समझा देता हूँ। पॉलीगन लॉ बेसिकली आपके पास यहाँ पे डिफाइन होता है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही हो, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, आपके पास इस केस में जो फोर्सेस एक्ट कर रही थी वो हमारे पास दो फोर्सेस थी, वो यहाँ पे दो फोर्सेस थी। ठीक है ना। अब इस केस में अगर किसी बॉडी के ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही है, नंबर ऑफ फोर्सेस कुछ इस वे में, ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे समझ लो, लेट अस से आपके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे एक फोर्स लग रही है F1, आपके पास एक फोर्स लग रही है F2 एंड आपके पास एक फोर्स लग रही है F3। अब इस केस में अगर आपसे पूछा जाए कि रिजल्टेंट क्या होगा, तो यहाँ पर आप जो यूज़ करते हो वो पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस का यूज़ करते हो। ठीक है, तो अगर हम पॉलीगन लॉ की बात करें तो कैसे सॉल्व करेंगे, पॉलीगन लॉ में भी सेम वे में आपको यहाँ पे एक पॉलीगन की जनरेशन करनी है। तो ये आपके पास होगी F1 फोर्स। ओके, अब यहाँ पे आप सेम एंगल पे F2 फोर्स को दिखा रहे हो, आप देख सकते हो F2 जो है वो आपके पास अल्फा डिग्री पर है, तो आपके पास ये एंगल कितना होगा, ये अल्फा होगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, आपके पास जो F3 है वो बीटा एंगल पर है विद रिस्पेक्ट टू F1 हॉरिजॉन्टल एक्सिस,
तो यहाँ पर आपने F3 को शो कर दिया एट एन एंगल ऑफ बीटा, और आपके पास यहाँ पे अगर मैं O पॉइंट को F3 से ज्वाइन कर रहा हूँ तो दैट मीन्स दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज फोर्सेस। ठीक है ना, ये आपके पास क्या डिफाइन हुआ है, ये सिंपल सा पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस डिफाइन हुआ है। तो हमारे पास इस केस में सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, अगर आप यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे आपके पास ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस एंड पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस को, तो डिफरेंस हल्का सा सिर्फ इतना सा है कि कितनी नंबर ऑफ फोर्सेस आप कंसिडर कर रहे हो। ठीक है ना, बाकी सब सेम आपके पास यहाँ पे रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अब नेक्स्ट आपके पास एक न्यूमेरिकल। अब जैसे देखो, आपको मैंने बताया कि हमारे पास जब भी कोई थ्योरी क्वेश्चन होगा, थ्योरी क्वेश्चन में आप यहाँ पे क्लियरली की पॉइंट्स में आप मेंशन करो आंसर्स को। ठीक है ना, की आपके पास जो की पॉइंट्स है किसी भी रिलेटेड, किसी भी थ्योरी से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, उसी को सिर्फ आपको मेंशन करना है, और हो सके प्रॉपर वे में आप डायग्राम को भी शो वहाँ पे करो। ठीक है ना, डायग्राम क्रिएट करने से आपका जो आंसर होगा वो आपके पास थोड़ा शॉर्ट रहेगा, आपका टाइम बहुत कम कंज्यूम होगा। सेम केस में अगर हम बात करें आपका न्यूमेरिकल्स की, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का एक प्रॉपर वे आपके पास यहाँ पे होता है किसी भी मेंस के एग्जाम में। ठीक है ना, इसका आपको ध्यान रखना है। न्यूमेरिकल्स ऐसी चीज है, अगर आपके पास न्यूमेरिकल क्लियर है आपको, तो ये बहुत ही कम टाइम कंज्यूम करेगा और आपके पास फुल नंबर आपको प्रोवाइड करेगा। इसमें एग्जामिनर कोई नंबर आपके कट भी नहीं कर सकता। ठीक है ना, तो इसमें आपके पास यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले तो आपके पास जो भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल है उसमें जो भी गिवन डाटा है उसको आप प्रॉपर वे में मेंशन यहाँ पे। तो आपके पास यहाँ पे अगर हम बात करें अगर आप जैसे देखोगे, आपके पास जो भी गिवन डाटा है सबसे पहले तो उसको आप प्रॉपर वे में मेंशन करो। जैसे इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि हमारे पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आपको कैलकुलेट करनी है जब कॉन्करेंट फोर्सेस एक्ट कर रही है डिफरेंट मैग्नीट्यूड की। तो हमारे पास यहाँ पे F1 जो है वो 8 न्यूटन, F2 12 न्यूटन, F3 15 और आपके पास F4 जो दे रखा है वो 20 न्यूटन यहाँ पे गिवन है। ओके, अब इस केस में आपके पास अलोंग विद दैट आपके पास ओरिएंटेशन भी गिवन है। तो हर एक जो फोर्स है वो एंगल क्रिएट कर रही है 30, 70, 120.25 एंड 155 डिग्री। इसको मैं 120 कंसिडर कर रहा हूँ, तो 120 एंड 155 डिग्री रिस्पेक्टिवली विद द फिक्स लाइन। ओके, तो θ1 आपको गिवन है यहाँ पे 30 डिग्री, θ2 आपको गिवन है यहाँ पे 70, θ3 120, ठीक है, और θ4 आपके पास गिवन है 150 के इक्वल आपके पास यहाँ पे। अब इस केस में देखो, जैसे इस क्वेश्चन में तो कुछ आप अजम्पशन लिख नहीं सकते। अगर आपके पास कोई जो टॉपिक है, ठीक है ना, वो किसी प्रैक्टिकल डिवाइसेस से आपके पास यहाँ पे डील कर रहा है, जैसे कि आपके पास कोई साइकिल हो गया, ठीक है ना, आप किसी ऑटो साइकिल से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आ गया, या फिर कोई डीजल साइकिल से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल अगर आपके पास आ गया, ठीक है, उस सेम वे में अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की कोई क्वेश्चन कर रहे हो हो सके तो गिवन डाटा के बाद प्रॉपर वे में मेंशन करो कि क्या क्या अजम्पशंस आप कंसिडर कर रहे हो अपने एनालिसिस के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे प्रॉपर वे में एक अजम्पशंस भी मेंशन यहाँ पे करनी होती है। तो मैं यहाँ पे भी लिख नहीं रहा हूँ, अभी जस्ट मैं यहाँ पे पॉइंट मेंशन कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। आपके पास यहाँ पे जो भी अजम्पशंस आप मेंशन करोगे उन्हें आप प्रॉपर वे में मेंशन करो। ठीक है ना, अजम्पशंस मेंशन करने के बाद जो भी डायग्राम है आप डायग्राम को क्रिएट करो, ठीक है ना, और उसके बाद अपने क्वेश्चन को सॉल्व करो। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम डायग्राम्स की बात करें, डायग्राम कैसे बनेगा इस क्वेश्चन में, जैसे हमारे पास इस केस में दे रखा है कि जो फोर्सेस है वो कैसे एक्ट कर रही है। लेट अस सपोज कि ये आपके पास एक फिक्स लाइन है, ठीक है, इस केस में एक फोर्स हमारे पास दे रखी है 30 डिग्री पे। लेट अस से ये है मेरे पास 8 न्यूटन की F1 जो कि एंगल बना रही है यहाँ पे 30 डिग्री। सेकेंड फोर्स आपके पास है 12 न्यूटन की जो कि एंगल बना रहा है 70। ओके, थर्ड फोर्स आपके पास है 15 न्यूटन जो कि एंगल क्रिएट कर रहा है 120, और आपके पास जो लास्ट है वो है 20 न्यूटन जो कि एंगल क्रिएट कर रहा है मेरे पास 155। ठीक है ना, तो ये आपके पास प्रॉपर वे में डायग्राम यहाँ पे बन गया। अब इस केस में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा केस है, ठीक है। जब भी आप रिजल्टेंट फोर्सेस निकाल रहे हो, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करना है, ठीक है ना। तो अगर आपके पास यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करें तो आप देख सकते हो अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तो आपके पास
अलोंग दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कौन कौन सी फोर्सेज एक्ट करेगी उसको थोड़ा सा एक बार देखो अच्छे से। आपके पास F1 जो फोर्स है, F1 cos ऑफ 30 प्लस F2 cos ऑफ 70 प्लस, अच्छा मैं डायरेक्टली चलो वैल्यूज को पुट कर दे रहा हूँ यहाँ पे F1, F2 और F3 की, ठीक है ना। वैसे आप अपने मेंस एग्जाम में प्रॉपर वे में उसे मेंशन कर सकते हो। तो आपके पास फर्स्ट फोर्स है 8 न्यूटन की, सेकंड है आपके पास 12 न्यूटन की, थर्ड आपके पास है 15 की, और फोर्थ आपके पास दे रखी है 20 न्यूटन की। ओके तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे आपके पास यहाँ पे नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स आपके पास यहाँ पे मिल जाएगी, जो कि अलोंग दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आपके पास एक्ट कर रही है। सेम वे में अगर आप यहाँ पे निकालना चाह रहे हो तो यहाँ से सॉल्व करके आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को निकाल सकते हो। और सेम केस में अगर हम यहाँ पे देखें तो आपके पास वर्टिकल डायरेक्शन को भी आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो सेम वे में। ओके तो वर्टिकल डायरेक्शन पे जो फोर्सेस हमारे पास आएगी नेट, वो आएगी 8 साइन ऑफ 30 प्लस 12 साइन ऑफ 70 प्लस 15 साइन ऑफ 120 प्लस 20 साइन ऑफ 155। ओके सो फ्रॉम हियर यू विल गेट द नेट वर्टिकल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो हमारे पास जब आप इन दो फोर्सेस को कैलकुलेट कर लोगे तो इससे हुआ क्या, आपके पास यहां पर जो भी आपने ये डायग्राम क्रिएट करा था इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। किस फॉर्म में, आपने इसे सिंप्लीफाई कर दिया इस पर्टिकुलर फॉर्म में। तो आपको नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स का पता आइडिया लग गया और आपके पास यहां पे आपको नेट वर्टिकल फोर्सेस का आइडिया लग गया। ओके तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि हमारे पास नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी। तो आप देखो जरा, जो रिजल्टेंट हमारे पास आएगा वो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा एक पर्टिकुलर एंगल पे, ठीक है ना। तो इस केस में अगर हम सॉल्व करें तो आपके पास जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो सिंपली बाय स्क्वेयरिंग एंड एडिंग एंड टेकिंग द अंडर रूट ऑफ इट। तो fx स्क्वायर प्लस ffy स्क्वायर, ठीक है ना, ये आपको क्या प्रोवाइड करेगा, ये आपको फाइनल रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू प्रोवाइड करेगा मैग्नीट्यूड में, ठीक है। तो यहां से आपको मिल गया मैग्नीट्यूड इसका। तो यहां से आपने मैग्नीट्यूड को डिफाइन कर दिया। सेम केस में अगर आप निकालना चाहते हो एंगल, जैसे आप यहां पे देखो रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है, यहां पे मैं शो कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है, थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं आपके पास। तो थीटा आपके पास यहां पे जो होगा वो होगा सिंपली f ऑफ y डिवाइडेड बाय f ऑफ x। तो यहां से हम थीटा को निकाल सकते हैं जो कि आपके पास आएगा tan ऑफ इनवर्स f ऑफ y और आपके पास f ऑफ x। ओके हाँ, एक और चीज का ध्यान रखना, जब भी आप कोई न्यूमेरिकल्स कर रहे हो मेंस के, तो हम हो सके जब भी आपके पास जो भी कोई न्यूमेरिकल करोगे प्रॉपर फॉर्मूलाज जो होते हैं ना उनको क्लियरली मेंशन करो। और उसी के साथ साथ आपके पास जो भी आंसर यहाँ पे आप निकालोगे, जैसे आप यहाँ पे रिजल्टेंट का आंसर निकाल रहे हो, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का, और फिर अगर आप यहाँ पे निकाल रहे हो डायरेक्शन का, तो प्रॉपरली उसे बॉक्स में हाईलाइट करो, ठीक है ना, ताकि क्लियरली एग्जामिनर को विजिबल हो कि आपके पास कौन सा आंसर यहाँ पर है। एंड नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे अगर आप इसे सॉल्व करोगे आपको आंसर मिल जाएगा इसका डायरेक्टली, ठीक है। आंसर आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो, आंसर गिवन है 39.5 न्यूटन और आपके पास 111.7 डिग्री, ठीक है। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है, जस्ट आपको यहाँ पे फोर्सेस को बैलेंस करना है अलोंग दी वर्टिकल डायरेक्शन, अलोंग दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और बाकी आपके पास आंसर डायरेक्टली यहाँ पे मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, व्हाट डू यू मेंट बाय अ मोमेंट ऑफ फोर्स, हाउ विल यू एक्सप्लेन इट मैथमेटिकली। अब इस केस में देखना आपके पास यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन पूछी है मोमेंट से रिलेटेड, ठीक है ना। अब आपके पास यहाँ पे मोमेंट से रिलेटेड पूछा हुआ है, तो इसमें आपको सिंपल सा डिफाइन करना है मोमेंट होता क्या है, ठीक है ना। बाय मीन्स ऑफ सिंपल डेफिनेशन आप डिफाइन कर सकते हो, और साथ में आपके पास एक छोटा सा डायग्राम के थ्रू भी आप इसे मेंशन कर सकते हो। अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको मैं बता चुका हूँ, जितना आपके पास यहाँ पे डायग्राम क्लियरली ड्रॉ करोगे आपको उतना ही टाइम आपका सेव होगा, और साथ में आपको लिखने की रिक्वायरमेंट जो है उतनी ही कम पड़ेगी, ठीक है। जैसे इस केस में आप देखो, आपके पास इस क्वेश्चन में मोमेंट ऑफ फोर्स की डेफिनेशन आपसे पूछी हुई है,
ठीक है, और आपके पास यहाँ पे बोला हुआ है कि मैथमेटिकली हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट 4 लाइन्स है वो तो सिंपल, फर्स्ट 3 लाइन्स बेसिक डेफिनेशन प्रोवाइड कर रहा है मोमेंट की। इट इज अ टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑन द बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स। एंड सेम वे में मैथमेटिकली अगर हम देखें तो कैसे डिफाइन करते हैं इसे, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से आप इसे डिफाइन करते हो। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, हमारे पास इसको जब डिफाइन कर रहे हो दो डिफरेंट केसेस आप लेके जा सकते हो। ठीक है ना, जैसे फर्स्ट केस की अगर हम बात करें, या तो चलो आपके पास सिर्फ एक ही सिंपल डायग्राम में एक्सप्लेन करा हुआ है। चलो जैसे मान लेते हैं कि ये हमारे पास केस नंबर 1 है, लेट अस सपोज केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 में क्या है, सिंपल सी आपके पास एक बॉडी गिवन है जो कि एक पर्टिकुलर ओ पॉइंट के अबाउट क्या है, फिक्स हमारे पास है। ओके, और आप जो लोड अप्लाई कर रहे हो, लोड अप्लाई हम कर रहे हैं पी पॉइंट पर। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड भी क्या है मेरे पास, पी मैग्नीट्यूड है। अब इस केस में अगर हम यहाँ पे फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को देखें तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ब्लू कलर की डॉटेड लाइन, ये आपके पास फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ओ पॉइंट से अगर मैं एक नॉर्मल क्रिएट करता हूँ, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन पे, तो ये एग्जैक्टली 90 डिग्री पे ही एक्ट यहाँ पे कर रहा है। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो इसे, जस्ट वेट अ मिनट, लेट मी क्रिएट अनदर डायग्राम। लेट अस सपोज कि आपके पास एक सिंपल सी बॉडी है, ठीक है ना, जो कि आप ओ पॉइंट पे फिक्स है। अब इस केस में हम क्या कर रहे हैं, हम एक सिंपल सा रैंडम पॉइंट में यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। ये पॉइंट है पॉइंट नंबर ए, और इस केस में ए पॉइंट पर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो यहाँ पर इस लाइन के अलोंग एक्ट कर रही है। लेट अस से फोर्स का मैग्नीट्यूड आपके पास यहाँ पे पी के इक्वल है। ओके, तो आपका मेन काम क्या है, मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हो। मोमेंट को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, जो पॉइंट है मेरे पास जिसके अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है और वो पॉइंट जिस पे फोर्स एक्ट कर रही है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे जब आप ओ और ए पॉइंट को जब ज्वाइन करोगे तो इस टाइम पर अगर इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री है, वो एक दूसरे के नॉर्मल है, तो इस केस में आप डायरेक्टली जो मोमेंट है वो कैलकुलेट कर सकते हो P इंटू ओ ए। ठीक है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। और सेम केस में अगर हम यहां पे बात करें नेक्स्ट सेकंड केस की, ठीक है ना, लेट अस से आपके पास एक अनदर बॉडी है जिसके अबाउट हमारे जहां जो बॉडी ओ पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है, और यहां पर जो फोर्स एक्ट कर रही है P, वो ए पॉइंट पर एक्ट कर रही है यहां पर। तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि आपको करना क्या है, आपको सिंपली जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है और जिस पॉइंट पर आपका लोड एक्ट कर रहा है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। ओके, तो इस केस में देखो क्या ये आपके पास एंगल जो है, क्या ये एंगल 90 डिग्री के इक्वल है या नहीं है। आप देख सकते हो यहां पे क्लियरली ये 90 डिग्री के इक्वल नहीं है, 90 से ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर केस में आप यहां पे जो मोमेंट है उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते लोड इनटू ओ ए से। इसका आपको ध्यान यहां पे रखना है, ठीक है ना। तो इसको आप थोड़ा और वेरीफाई करके आपके पास यहां पे एक्सप्लेन कर सकते हो कि हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपके पास यहां पे अगर हम बात करें कैसे सॉल्व करोगे, हमारे पास यहाँ पे आपने लाइन ऑफ एक्शन को ड्रॉ करा, ठीक है, आपने एक नॉर्मल क्रिएट करा इस लाइन ऑफ एक्शन के, तो हमारे पास लेटर से जो एक्स है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर्मल को क्रिएट कर, नॉर्मल रिप्रेजेंट कर रहा है, और बिटवीन दी ओ पॉइंट एंड बिटवीन दी लाइन ऑफ एक्शन आपके पास यहाँ। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे क्या बता रहा था कि आपके पास यहाँ पे अगर आप देखोगे जो मोमेंट है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, लोड इनटू एक्स यहाँ से, ठीक है, लोड इनटू एक्स के प्रोडक्ट से। तो इस केस में जो एक्स है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ओ पॉइंट और लाइन ऑफ एक्शन के बीच में नॉर्मल को क्रिएट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो आप इस तरह से दो डिफरेंट केसेस को मेंशन करके एक्सप्लेन कर सकते हो कि मोमेंट ऑफ फोर्स क्या चीज है और मैथमेटिकली आप इसे कैसे कैलकुलेट यहाँ पे करते हो। ओके ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट आपके पास है स्टेट द वैगनॉन प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। तो इस केस में आपके पास बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है, डेफिनेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है थोड़ी सी, और अगेन आपके पास मैथमेटिकल प्रूफ देना है। जो मैं आपको यहाँ पे कह रहा था कि आपके पास केस नंबर 2 में लोड इनटू एक्स,
ठीक है ना। तो यहाँ से वैगनॉन प्रिंसिपल का यूज करके भी आप इस केस मतलब कि मैथमेटिकली सेम केस नंबर 2 आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो वैगनॉन प्रिंसिपल में, ठीक है। दोनों बिल्कुल इंटायर सेम है, कुछ डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। A uniform wheel of 600 mm dia having the weight of 5 kN rests against a rigid rectangular block of 150 mm height as shown in the figure below. Find the least pull through the center of the wheel required just to turn the wheel over the corner A of the block and also find the reaction on the block. Take all the surfaces to be smooth. अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, एक सिंपल सा व्हील है जिसका डायमीटर 600 मिलीमीटर है, ओके। और आपके पास इसका जो वेट है जो कि डाउनवर्ड एक्ट करेगा कितना, वो है वेट आपके पास 5 किलो न्यूटन के इक्वल, 5 किलो न्यूटन के इक्वल है। और ये आपके पास रेस्ट कर रहा है ए पॉइंट पर अगेंस्ट अ रिजिड बॉडी जिसकी हाइट जो है वो 150 मिलीमीटर के इक्वल आपके पास गिवन है। तो इस केस में आपको निकालना है लीस्ट पुल की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी। लीस्ट पुल का मतलब है कम से कम कितनी फोर्स आपको लगानी पड़ेगी कि जो बॉडी है वो आपके पास ए पॉइंट के अबाउट क्या कर जाए, टर्न कर जाए, ओके। और ये जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो ये कहां पे अप्लाई कर रहे हो, ये आपके पास ओ पॉइंट पर अप्लाई कर रहे हो, सेंटर पे अप्लाई कर रहे हो, इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब इस केस में देखो सबसे पहले तो हमारे पास इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास फ्रेम होता है तो ऐसे में आपको फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे क्रिएट करने हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको सिंपल बोला था, न्यूमेरिकल है, पहले गिवन डाटा, उसके बाद अजम्पशंस, उसके बाद प्रॉपर वे में आप एक्सप्लेन करो जो भी आपको यहाँ पे आप सॉल्व कर रहे हो वो सब कुछ अच्छे से मेंशन करो। तो इस केस में अगर आप देखोगे हमारे पास यहाँ पर क्या क्या डाटा गिवन है आपके पास कि डायमीटर ऑफ व्हील कितना है, आपके पास व्हील का वेट कितना है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ब्लॉक की हाइट कितनी है, ये सब कुछ आपका मेंशन है आपके पास यहाँ पे, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज का। अब इस केस में अब आपको देखो पढ़ना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे। अगर मैं इसका सिंपल सा फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो हमारे पास अगर आप ब्लॉक को देखोगे, व्हील को, तो ये मेरे पास एक व्हील है सिंपल सा। सबसे पहले तो ये देखो व्हील पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है, क्योंकि हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं ना यहाँ पे। तो अगर आप डायग्राम में देखोगे आपके पास जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है 5 किलो न्यूटन का, ओके। और इस केस में अब आपके पास हमें लीस्ट पुल निकालना है। अब लीस्ट पुल कहां पर होगा, लीस्ट पुल हमेशा इस ओ ए के परपेंडिकुलर होगा। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि मान लो अगर आप यहां पे फोर्स P इस ढंग से लगाते तो इस केस में आपको जो मोमेंट होता वो कितना लेना पड़ता, आपको मोमेंट लगाना पड़ता है यहां पे लोड इंटू एक्स का। लेकिन यहां पर आपके पास जो x है, x डिस्टेंस अब रिड्यूस हो चुका है एज कंपेयर टू ओ ए, ठीक है ना। क्योंकि आप ये चीज देखो, जैसे हमारे पास एक डोर है, डोर को ओपन अगर आप कर रहे हो तो आपको सेम मोमेंट यहां पे अप्लाई करना पड़ेगा जितना मोमेंट डोर अप्लाई कर रहा है आपके ऊपर, ठीक है ना। सेम केस में जो व्हील है वो डाउनवर्ड कितना मोमेंट एक्ट कर रहा है, उस मोमेंट को अगर आप रजिस्ट कर लोगे सेम इक्वल एंड अपोजिट मोमेंट से तो आपके पास व्हील रोटेट करेगा। तो यहां पर आपके पास व्हील जो है वो ए पॉइंट के बाद डाउनवर्ड मोमेंट एक क्रिएट कर रहा है, आपके पास लोड लगा के आपको एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट यहां पे जनरेट करना है। अब ये फोर्स अगर आपके पास इस पर्टिकुलर एंगल पे लगेगी, अब आपके पास ये जो फोर्स है ये एक पर्टिकुलर एंगल पे यहां पे एक्ट करेगी, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपके पास डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा होने की वजह से लीस्ट पुल आपको लगाना यहां पे पड़ेगा, ओके। तो हमारे पास यहां पे अगर हम देखें तो P जो है वो यहां पे एक्ट कर रहा है इस केस में, ओके। और सेम केस में जो A पॉइंट है, A पॉइंट पर एक रिएक्शन भी लगेगा, मेरे पास एक रिएक्शन भी लगेगा आपके पास यहां पर। जस्ट वेट अ मिनट। तो आपके पास जो रिएक्शन लगेगा A पॉइंट पे वो कुछ इस रंग से लगेगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो ये हमारे पास एक सिंपल सा फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे बनेगा। तो सबसे पहले आपसे पूछा है P कि भाई आप यहाँ पे कितना लोड लगाओगे कि बॉडी पुल हो जाए, रोटेट हो जाए। सेकंड आपसे पूछा हुआ है कि RA की वैल्यू क्या है, रिएक्शन क्या है आपके पास यहाँ पर A पॉइंट पर, ओके। इसका ध्यान रखना। इस रिएक्शन को आपके पास मैंने ऊपर की तरफ क्यों शो करा है, बिकॉज जो ब्लॉक है वो व्हील को A पॉइंट पे टच कर रहा है। तो हमारे पास जो व्हील है, जो ब्लॉक है वो A पॉइंट के ऊपर कुछ इस रंग से आपके पास फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो इस फोर्स को अगर आप यहाँ पे इलोंगेट कर रहे हो, फ्री बॉडी डायग्राम में शो करना चाहते हो तो कुछ इस वे में आप शो यहाँ पे करोगे। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। तो आप देख सकते हो एक सिंगल पॉइंट पर आपके पास 3 कॉन्करेंट फोर्सेस एक्ट कर रही है। सिंपल सा लेमिस थ्योरम आपको लगाना है यहाँ पे,
ठीक है, आप लेमिस थ्योरम लगाओ, अदरवाइज आप मोमेंट को बैलेंस करके भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे अब इस केस में आपके पास जो क्वेश्चन अभी सॉल्व हुआ है वो आपके पास मोमेंट को बैलेंस करके हुआ है। जैसे आप देखो, जो मैंने अभी बनाया था डायग्राम, ये था मेरे पास P, ये था आपके पास 5 किलो न्यूटन यहां पे, ठीक है ना। तो आप देखोगे ये है 90 डिग्री, ठीक है, ये पॉइंट है A पॉइंट, ये पॉइंट है O पॉइंट और ये पॉइंट है B पॉइंट। तो आप देख सकते हो कि जो मोमेंट हमारे पास क्रिएट हो रहा है, यहां पे मेंशन कर रखा है आपके पास, अगर मैं A पॉइंट के बाद मोमेंट अगर कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है, ड्यू टू दिस P, तो दिस मोमेंट ड्यू टू दिस P क्या होगा आपके पास, सिंपली आप लिख सकते हो P इंटू 300 के इक्वल। एंड द सेम केस अगर आप यहां पे मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हो ड्यू टू 5 किलो न्यूटन, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 5 इंटू 260। 260 कुछ नहीं है, बेसिकली 260 आपके पास AB की लेंथ है, ठीक है, जिसको आप कैलकुलेट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, इसका ध्यान रखना। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो आपके पास P की वैल्यू आ जाएगी 4.3 किलो न्यूटन, ठीक है। और सेम केस में आपके पास अगेन हम रिएक्शंस को भी निकाल सकते हैं लेमिस थ्योरम का यूज करके। तो ध्यान रखना, जिस वे में आपके पास ये क्वेश्चन अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये थोड़ा सा लेंथी आपको लग सकता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लग सकता है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को लेमिस थ्योरम की हेल्प से करोगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा। जस्ट आपको पता होना चाहिए एंगल्स क्या मेरे पास आ रहे हैं, ठीक है। मैं आपको एंगल जैसे बता देता हूँ, हमारे पास जैसे यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू है वो आपके पास 30 डिग्री आ रही है, तो ये 30 है, तो आपके पास ये कितना एंगल होगा, ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप ऊपर देखोगे अगर, तो अगर आप प्रीवियस वाली स्लाइड में अगर हम देखें तो आपको पता है ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है और ये एंगल 90 डिग्री है, मतलब ये टोटल एंगल कितना हो गया, ये टोटल एंगल हो गया 150 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, और आपके पास ये कितना होगा, ये होगा 120 डिग्री, ठीक है। तो आप सिंपल सा यूज कर सकते हो 5 अपॉन साइन ऑफ 90 इक्वल टू लोड अपॉन साइन ऑफ 120 इक्वल टू RA डिवाइडेड बाय साइन 150, ठीक है। तो आप यहां पे अगर फर्स्ट एंड सेकंड टर्म को कंपेयर कर रहे हो तो आपको P मिल जाएगा, अगर आप फर्स्ट और थर्ड टर्म को कंपेयर कर रहे हो तो आपको यहां पे रिएक्शन मिल जाएगा, ओके। तो क्वेश्चन आपको बहुत क्लियरली सॉल्व होगा, इजीली सॉल्व होगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपके पास 2 half of a round homogeneous cylinder are held together by a thread wrapped around a cylinder with 2 weights each equal to P attached to its end as shown in figure below. The complete cylinder weighs W Newton. The plane of contact of both of its half is vertical. Determine the minimum value of P for which both half of the cylinder will be in equilibrium on the horizontal plane. ओके तो इस केस में कुछ नहीं है, आपके पास 2 सिलेंडर दे रखे हैं, आपके पास यहाँ पे हाफ हाफ, ठीक है, जिसको हमने क्या कर रखा है, एक थ्रेड से आपके पास यहाँ पे ज्वाइन कर रखा है, और इन दोनों ही थ्रेड के दोनों साइड पे आपके पास क्या यहाँ पे अटैच है, वेट अटैच है, जो कि डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा है। तो इस केस में आपसे ये पूछ रहा है कि हमारे पास कितनी मिनिमम वैल्यू इस P की होनी चाहिए, इस मिनिमम P की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि आपके पास जो 2 सिलेंडर है ये इक्विलिब्रियम पे मेंटेन रहे। तो आप एक चीज देखो, इस केस में यहां पर आपके पास ये इक्विलिब्रियम में कैसे मेंटेन रहेंगे, ठीक है ना। अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, मोमेंट को बैलेंस करना पड़ेगा यहाँ पे। तो अगेन आपको फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे बनाना पड़ेगा, और इस केस में आपको थोड़ा सा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कंसेप्ट पता होना चाहिए कि हमारे पास जो ये सिलेंडर है, हाफ सिलेंडर, इसका आपके पास यहाँ पे सेमी सर्कल जो है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर लाई करता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे इस केस में, ऑलरेडी यहाँ पे आपके पास कर चुके हैं क्वेश्चन को, तो आप जैसे देखो हाफ सिलेंडर को हम कंसिडर यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस केस में हाफ सिलेंडर जो है उस पर एक डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है यहाँ पर P, और आपके पास एक थ्रेड रैप कर रही थी दूसरी तरफ को, ठीक है, और यहाँ पे भी लोड P था। तो इस P को आप यहाँ पे शो कर रहे हो, ठीक है, और साथ में आपके पास ये जो ग्रेविटी है, इस ग्रेविटी से हमारे पास क्या एक्ट करेगा, सिलेंडर का वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। और सिलेंडर के केस में, सॉरी सेमी सर्कल के केस में जो ग्रेविटी है वो डायमीटर से कितने डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, 4r/3π के डिस्टेंस पे लाई कर रहा है वो। तो इस केस में आपको कुछ नहीं करना, मोमेंट को बैलेंस करना है। तो अगर आप देखोगे हमारे पास अगर ये जो फोर्स है, अगर ये जो फोर्स है, जो मोमेंट क्रिएट कर रही है, अगर ये इस फोर्स का मोमेंट जो है इन दोनों फोर्सेस के मोमेंट को बैलेंस कर रहा है, दैट मीन्स आपके पास बॉडी क्या रहेगी, स्टेबल रहेगी।
ठीक है ना। तो आपके पास आप ये देखो, बॉडी अगर इन अनइक्विलिब्रियम पे जाने की कोशिश कर रही है तो किस पॉइंट के अबाउट वो आपके पास कॉन्टैक्ट रोटेट करेगा, तो वो ए पॉइंट के अबाउट रोटेट यहाँ पे करेगा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो आपके पास ये जो लोड है वो ए पॉइंट से 2r डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है, और आपके पास ये जो P है ये r डिस्टेंस पे एक्ट करेगा, और सेम केस में W/T2 जो है वो 4r/3π डिस्टेंस पे एक्ट करेगा, ठीक है। तो इस केस में अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको यहां से मिलेगा कि जो P की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 2W/3π के इक्वल हो, अगर होती है तो उस केस में बॉडी क्या रहेगी आपके पास, इक्विलिब्रियम पे मेंटेन रहेगी, ठीक है। दो आपके पास सिलेंड्रिकल हाफ जो है वो प्रॉपर्ली आपके पास इक्विलिब्रियम पे मेंटेन रहेंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। इसके फ्री के स्कोरिंग मार्क्स आपके पास यहाँ पर है, इसको छोड़ मत देना गलती से भी। चलो आपके पास नेक्स्ट है यहाँ पे, A system of forces are acting at the corner of a rectangular block as shown in the figure below. Determine the magnitude and direction of the resultant force. सेम क्वेश्चन है, अगेन आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करना है, रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हो, तो आप देखो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कितनी लग रही है, वर्टिकल फोर्सेस कितनी लग रही है। जैसे अगर हम देखें आपके पास यहाँ पर 50 और 35, नेट डाउनवर्ड लग रहा है वो 85 का लगेगा, हॉरिजॉन्टल में 25 और टुवर्ड लेफ्ट 20 है, तो मतलब कि जो नेट हॉरिजॉन्टल है वो आपके पास 25 माइनस 20 होगा, 5 के इक्वल होगा, ओके। तो अगर आप इसका रिजल्टेंट निकालते हो तो रिजल्टेंट कहीं नीचे की तरफ इसका आएगा आपके पास, ठीक है ना। आप देख सकते हो सिंपल सा r इक्वल टू 5² प्लस माइनस 85। तो यहां से हम सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, स्टेट द लेमीज थ्योरम। देखो ये सेम वही चीज़ है जो मैंने आपको भी समझाया था 2-3 क्वेश्चंस में मैकेनिक्स में, कि आप लेमीज थ्योरम का यूज़ करके क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, लेमीज थ्योरम अगर आपको पता है ना तो आप मैकेनिक्स से किसी भी क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। बहुत सिंपल सी थ्योरम है, बहुत यूजफुल आपके पास थ्योरम है यहाँ पर ये, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है बेसिकली आपके पास यहाँ पे, कि अगर एक 3 फोर्सेज है मेरे पास, तो तीनों की तीनों कोप्लेनर फोर्सेज एक सिंगल पॉइंट पर एक्ट कर रही है, और तीनों की तीनों फोर्सेज के बीच का एंगल जो है वो इस ढंग से डिफाइन है, अल्फा बीटा गामा। तो हमारे पास हम यहाँ पे साइन लॉ की हेल्प से ये रिलेशन आपके पास यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास यहाँ पे होता है, इसका ध्यान रखना, इसको छोड़ मत देना बिल्कुल भी, ओके। सो दैट्स इट। सो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके पास मैकेनिक्स से रिलेटेड, बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स से रिलेटेड। इस केस में आपको सिर्फ मैं ये लास्ट में बोलना चाहूँगा कि जितना हो सके अभी आपके पास ये जो क्वेश्चन है इस तरह के क्वेश्चंस की और ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। हर एक क्वेश्चंस के अंदर आपके पास जितने भी फॉर्मूलाज आप पढ़ते हो बार बार उसे लिखने की कोशिश करो, ठीक है ना। और नेक्स्ट आपके पास अगर कोई थ्योरी है तो हो सके तो जितना हो सके डायग्राम से एक्सप्लेन करने की आपके पास यहाँ पे कोशिश करो, क्योंकि डायग्राम अगर आप क्रिएट करोगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, आपको यहाँ पे थ्योरी जो है वो कम मेंशन करनी पड़ेगी, और आपका जो आंसर है प्रॉपर्ली कन्वे भी होगा, ठीक है। नंबर आपके पास जो आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग बन जाएगा। साथ में अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल अगर आ रहा है तो न्यूमेरिकल के अंदर स्पेसिफिकली गिवन डाटा मेंशन करो, प्रॉपर वे में अजम्पशंस मेंशन करो, और उसके बाद अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना, ठीक है। तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है जब भी आप मेंस का एग्जाम लिख रहे हो, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू वेरी मच।